जो मौजूदा वक्त में दरहम बरहम कुछ इलाकों के अंदर है, उस पर सरकार ने एक बार फिर से वजाहत कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक ताज़ा बयान जो रात देर गई हुई तकरीब में उन्होंने दिया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं कि शायद फिलहाल इसी तरह की सूरत हाल से आप सबको गुजरना होगा, क्योंकि कमी अभी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजली की है। ये खुद हेड ऑफ स्टेट कह रहा है। डिटेल्स बस थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के मसले पर बात होगी। ये मसला यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर गूंजा है। पाकिस्तान ने मसला उठाया, भारत ने जवाब दिया और एक बार फिर से पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनना पड़ा। सूरत हाल क्या थी, क्यों इस पर जवाब आया, वो डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। साथ ही खेल के मैदान से कुछ खबरें हैं जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, और जहां पर हम मुसलसल बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान खेल के मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहीं खेल के मैदान की जब बात होगी तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। और बात आज एक अहम मामले पर करेंगे, वो है जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई गाड़ियां या ट्रैफिक पर भी जब हम बात करेंगे तो बताएंगे कि ये जो मैनेजमेंट है या सिस्टम है, दोनों के दरमियान जो लूप होल्स हैं जिसका खमियाजा आवाम इस वक्त भुगत रही है, दो तरह की परेशानियां, इस पर डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले गौहर कुछ आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, दिसंबर की आज 15 तारीख की। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 15 दिसंबर है और मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आज ही के दिन 15 दिसंबर 1707 में जापान के माउंट फ्यूजी पहाड़ी में आखिरी बार आतिशफशां फटा, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1862 में नेपाल में आईन नाफिज हुआ है। और आज ही के दिन 15 दिसंबर साल 1920 में चीन के सूबा कानसू में जलजले से 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुई थी। और आज ही के दिन 15 दिसंबर साल 1951 में सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में कायम हुआ है। और आज ही के दिन 15 दिसंबर साल 1991 में कजाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1993 में नई दिल्ली में तालीम सबके लिए कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है। और 15 दिसंबर साल 1994 में पुलाव अक़वाम मुत्तहिदा का 185वां रुकन बना है। और 15 दिसंबर साल 1999 में गोलान पहाड़ी के मामले पर शाम इजराइल मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो आज ही का दिन था। और साल 1999 15 दिसंबर। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात आज ही के दिन, यानी कि आज तारीख में 15 दिसंबर को क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई बहस पर बात बताते हैं। और डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जम्मू कश्मीर का मसला एक बार फिर से उठा है और भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल इस मामले पर बात करता रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करता रहा है, लेकिन जब यूएनएससी की सदारत इस वक्त भारत के पास से एक अहम मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई, जिस पर भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर तनकीद करता हुआ नजर आया। और अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार ये मसला उठाने पर पाकिस्तान को हत्फ़े तनकीद भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से बनाया गया। दो तरह की बातें उन्होंने कही कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला कश्मीर हो या फिर दहशतगर्दी का मसला हो या फिर इसके अलावा आलमी सतह पर बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं, दो तरफा मुज़ाकराती अमल अगर शुरू होता है तो दो तरफा ये जो मामलात है, मसाइल है, इनको बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। इशारा पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ साफ कहा कि मौजूदा वक्त में वो तमाम लोग जो कल तक ओसामा बिन लादेन की मेज़बानी कर रहे थे, उनके साथ उठते बैठते रहे थे, वो आज के वक्त में यूएन के अंदर इस डिबेट का हिस्सा ऐसे मामलात को बनाते हैं। और दहशतगर्दी हो या दीगर मामलात हो, इन पर एकजुट होकर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अलकायदा चीफ का नाम भी उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि दहशतगर्दी जैसे अहम उमूर पर इस मीटिंग के दौरान बात हो रही थी, जहां पर फ्रांस, चीन, जर्मनी जैसे बड़े मालिक अपनी बात ऑलरेडी रख चुके थे। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, ईरान की जानिब से अपनी बात रखी गई, कुवैत की तरफ से अपनी बात रखी गई। वहीं वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा कि इस वक्त जो हमारा फोकस है वो है कि एक बार फिर से ये जो मल्टीलैटरलिज्म है, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस न सिर्फ होना चाहिए बल्कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है, इसके मुताबिक काम होना चाहिए। लेकिन
कश्मीर मामले को बार बार उन लोगों की तरफ से उठाया जाना या पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाना, और वो भी इंटरनेशनल इस तरह की जब इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशंस होती हैं, यूएन डिबेट में होता है, वो सीधी सी बात है कि चैलेंजेस कुछ और हैं। इफेक्टिव टाइम, इफेक्टिव इस्तेमाल इसका होना चाहिए सही काम के लिए। पेंडेमिक से निकले या क्लाइमेट चेंजेस के कॉन्फ्लिक्ट्स और टेररिज्म के जो हमारे सामने बड़े मामलात हैं, उन पर संजीदगी से काम होना चाहिए, ना कि गैर जरूरी तौर पर इस वक्त बात की जानी चाहिए। In my national capacity, we are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence at least that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. I now give the floor to His Excellency, Mr. Fariz Razaev. Challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. Excellencies, चलिए, वज़ीर ख़ारजा शंकर बात कर रहे थे और सरहद की आर पार ये जो हलचल है ये यूएन के अंदर भी फिर से नजर आई और यूएनएससी की बैठक में मीटिंग में एक बार फिर से भारत की तरफ से मामला उठाया गया और पाकिस्तान निशाने पर था। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस वक्त क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर सबसे ज़्यादा जो है नज़र होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई और शायद इस तरह के गैर ज़रूरी बातें करना असली मसाइल से मामलात से हटकर वो ऐसे मुल्क को शोभा नहीं देता जिस पर बराह रास्त पाकिस्तान उनके निशाने पर था। यूएनएससी की इस बैठक के अंदर दीगर मामलात भी रहे जिनमें क्लाइमेट एक्सचेंज या फिर कन्फ्लिक्ट जोन्स और इसके अलावा पेंडेमिक के दौरान, आलमी वबा के दौरान जो चैलेंजेस रहे उनसे निपटने के लिए जो इकदामात आलमी सतह पर उठाए गए हैं, स्टेक होल्डर्स पर मजीद काम बेहतर करने पर उन्होंने जोर दिया है। जहां नाजरीन, जहां कल भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हुई है, अब मसले पर, कश्मीर मसले पर आमने सामने, जहां पर भारत की जानिब से पाकिस्तान की तनकीद की गई है वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की, वहीं अब बात करेंगे भारत और चीन के हवाले से भी, क्योंकि 2 रोज़ कबल ही भारत और चीन की अफवाज के दरमियान जहां अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग इलाके में तसादुम हुआ है जिसमें कई फौजी एहलकार जख्मी हुए दोनों तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से जो साबिक फौजी सरबराह है उनकी जानिब से कहा गया है कि चीन की तरफ से बार बार अगर खिलाफ वर्जियां की गई हैं तो हिंदुस्तान भरपूर उसका जवाब देने का हक रखता है और हक भी रखता है और साथ ही साथ जवाब देना भी जानता है। ये साबिक फौजी जो सरबराह MM नरवाने, उनकी जानिब से कहा गया है कि चीन ने महादी की खिलाफ वर्जी की तो भारत कार्रवाई का हक रखता है। ये उस वक्त ये बयान सामने आया है जब दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सरहद पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के करीब जब 9 और 10 तारीख को भारत और चीनी अफवाज के दरमियान ये तसादम हुआ था जिसमें दोनों तरफ से फौजी कई जख्मी हुए थे। उसके बाद ही ये बयान सामने आया है। उनका मानना है कि दोनों जो बार बार चीन चाहे लद्दाख के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और साथ ही साथ जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं उसका भरपूर जवाब हम जानते हैं और साथ ही साथ भारत की तरफ से कार्रवाई का भी हक वो रखता है। अगर 1993 के माहदे भारत और चीन के दरमियान जो मादा हुआ था 1993 को, उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो भारत उसका भरपूर जवाब भी देना जानता है।
साबिक फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का बयान और खबरसां इदारे ANI के साथ पॉडकास्ट पर वो बात कर रहे थे, जहां पर कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। लेकिन बात सिक्योरिटी की हो रही है तो मजीद आगे बढ़ते हैं। बात हुकूमत के एक बयान की भी, जिसमें पिक्चर क्लियर करने की सिक्योरिटी के हवाले से हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 वर्षों के दौरान जो इकदामात मरकज की जानिब से उठाए गए, या फिर इसके अलावा सिक्योरिटी पर जो कुल अखराजात हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर दीगर एजेंसियों पर, और इसके अलावा जो टारगेट किलिंग्स रही हैं, उस पर सवालात हुकूमत से मुसलसल ऐवान के अंदर पूछे जा रहे हैं। सरमाई इजलास में वहां पर जवाब हुकूमत की जानिब से दिया गया है और एक और ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें हुकूमत के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के दौरान आप देखेंगे तो जो अखराजात सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, इसमें मौजूदा जो माली साल है 3 वर्षों में सबसे ज्यादा इसमें हुकूमत के इन आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा जो खर्च आया है या सबसे ज्यादा रकूमात खर्च की गई हैं वो इस दौरान की गई है। 3 वर्षों में पुलिस पर ही सिर्फ हुकूमत के मुताबिक कुल मिलाकर 2,814 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सरकारी आदाद शुमार हैं, हुकूमत बताती है। दूसरी बात, जब आप इन आदाद शुमार को मजीद खंगालते हैं तो इक्विपमेंट से लेकर दीगर चीजें जो हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल की गई या सिक्योरिटी एजेंसीज के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए दी गई, यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो काम किया गया है, उसमें हुकूमत बताती है कि अब तक साल 2018, 19, 20 तो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2,814 करोड़ रुपए सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर खर्च किए हैं। इन आदाद शुमार की जहां तक बात है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी लेवल पर हुकूमत ये मानती है कि मौजूदा वक्त में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो राज्यसभा में आदाद शुमार पेश किए गए 2019-20 के अंदर वजारत दाखिला के मुताबिक 1267 करोड़ रुपए, साल 2020-21 में 611 करोड़ रुपए, 2021 और 22 के दौरान 936.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरीके से कुल मिलाकर 2,814.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए सरकार के मुताबिक पुलिस पर या दीगर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही ये भी पूछा गया कि सिक्योरिटी पर मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां हो, टारगेट किलिंग्स को रोकना हो, शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से अब तक जो पैसा खर्च किया गया है, इसके असरात क्या मुरत्तब हुए हैं। तो हुकूमत ने इस पर जवाब दिया कि वादी कश्मीर में हो या जम्मू प्रोविंस के अंदर हो, जहां पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत थी, वहां पर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही। एक तो नाकाज ज्यादा लगाए गए हैं, पहले के मुकाबले नाका ज्यादा लगाए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो हैं वहां पर नजर रखी जा रही है, जहां पर यह लगता है कि नकलो हमल या मुश्तबा अफराद की नकलो हमल है कहीं पर। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन मजीद तेज हुए हैं। इसके अलावा दीगर चैलेंजेस जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, न सिर्फ मिलिटेंट्स बल्कि उनके मुआवनीन के खिलाफ भी कार्रवाई करनी हो, वो कार्रवाई और तेज कर दी गई है। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन पर सर्विलेंस रखनी हो, उनसे जुड़े लोगों पर नजर रखनी हो, निगरानी करनी हो, जो हालात को खराब करने की मुसलसल कोशिशें करते रहे हैं, उन लोगों पर भी हमारी नजर रही है। यही साल है, यही वजह है कि रियल टाइम जो कंसेंसस करके हालात को बेहतर करने की कोशिश की गई है पुलिस या दीगर एजेंसियों पर जिन पर ज्यादा रकूमात खर्च हुई, उसका नतीजा ये भी है कि मौजूदा वक्त में संगबारी हो या फिर बाकी बदमनी फैलाने वाले जो सबसे ज्यादा जिस तरीके से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से हालात को खराब करने की कोशिश एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने की, हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक वो कम हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने मजीद इकदामात मरकज की जानिब से उठाए। वजारत दाखिला ने जो मुख्तलिफ सवालात पूछे गए थे अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, तो अरकान का जवाब हुकूमत की जानिब से दिया गया है। मरकजी वजीर बराई दाखिला की जानिब से नित्या आनंद राय की जानिब से जवाब दिया गया है, जहां पर उन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो खर्च हुआ है फोर्सेस पर, खासकर पुलिस पर, इस हवाले से उन्होंने जवाब दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2019, 2018, 2020, 21 के दौरान
कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 9 कश्मीरी पंडितों को उन पर हमला हुआ है, जिनकी मौत हुई है, जिनका कत्ल हुआ है। ये एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा और साथ ही साथ ये भी कहा है कि साल 2018 के अंदर जहां 417 जो अटैक्स हुए थे, हमले हुए थे, वहीं साल 2021 के दौरान इनमें कमी आई है और साल 2021 के दौरान 229 हमले हुए हैं। कहीं ना कहीं गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान इन हमलों में भी कमी आई है। ये कल ऐवान के अंदर जवाब दिया गया है। नाजरीन, यहाँ पर सलाम जी के प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। ये जिस्म, ये जिल्द सब मिट्टी से बनी है। नहीं, जिल्द तो प्रोटीन से बनी है ना अम्मी? हाँ, जिल्द में 60% प्रोटीन है और ये है क्लिनिक प्लस साबुन, इसमें भी प्रोटीन है। जिल्द में प्रोटीन, साबुन में भी प्रोटीन। क्लिनिक प्लस का पहला प्रोटीन से लैस साबुन जो दे सेहतमंद दमक। हम हैं